जैसे नाम से भी पता चल रहा है बेटा कि गिव्स फ्री एनर्जी क्या है, यानी कि फ्री एनर्जी। ठीक है, गिव्स फ्री एनर्जी। लास्ट टाइम मैंने इसको एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको बताया था कि गिव्स फ्री एनर्जी को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको अपना ही एक एग्जांपल लेके आपको बताया था कि मान लीजिए मुझे ये चाहिए कि मैं कुछ और भी काम करना चाहती हूँ, जैसे मेरा जो डेली का रूटीन है उसमें मैं चाहती हूँ कि मैं एक और एक्स्ट्रा काम इंक्लूड करूँ। ठीक है, कोई यूजफुल काम करना स्टार्ट करना चाहती हूँ। ठीक है, मैं और चाहती हूँ कि मेरा जो दिन का जो रूटीन है उसमें 2 घंटे एक्स्ट्रा मैं पढ़ाने के लिए लगाऊं। तो पॉइंट क्या है, तो वह 2 घंटे मैं कहाँ से निकाल सकती हूँ। पहली बात तो होती है बेटा कि जो जब हम डेली का काम करते हैं, तो जैसे मैं आपको स्कूल में जो पढ़ाने आती हूँ, यानी कि मैं अगर मैंने स्कूल ज्वाइन कर रखा है, तो स्कूल के वो 6 घंटे तो यूजफुल हैं ही, मतलब कि वो पहले से ही हमारे ऐसे हैं कि उनको तो हम हटा ही नहीं सकते। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा टाइम बच गया, ठीक है, जैसे मान लीजिए सोने का जो टाइम हो गया वो भी जरूरी है। ठीक है, खाने पीने का और ये सारी चीजें एक्टिविटीज वो भी सारी जरूरी हैं। लेकिन कुछ टाइम ऐसा होता है जैसे हम थोड़ी देर बैठ के गप्पे मार लिए, या फिर हम फोन को देखते हुए जो टाइम एक्स्ट्रा वेस्ट करते हैं, हम क्या करेंगे। मान लीजिए मैंने जब कैलकुलेट किया तो मैंने सोचा, मैंने देखा कि मेरे 2.5 घंटे इसी तरीके से जब हम देखते हैं कि मैं एक्स्ट्रा जिसको मैं बिल्कुल बिना पर्पज के वैसे वेस्ट करती थी, वो ऐसे हैं जो 2.5 घंटे हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो एक्स्ट्रा टाइम मेरा बचता है, जैसे मैं बैठ गई हूँ, बातें कर रहे हैं, ठीक है, चाय पी पी रहे हैं, वहां पे जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज जो कर रहे हैं उसको मैं उन 2 घंटों में जो 2 घंटे का जो काम है, जैसे मैंने बोला अभी पढ़ाने के लिए मान लीजिए मुझे यूज करना है, तो मैं उसको वहां पे यूटिलाइज कर सकती हूँ। तो कौन सा टाइम, यानी जो स्पेयर टाइम था हमारा, ठीक है, जो खाली समय था हमारा मेरे दिन का, वो मैंने यूज किया किसको करने के लिए, किसी यूजफुल वर्क को करने के लिए। तो ध्यान रखना, जो स्पेयर टाइम मैं आपको बोल रही हूँ, जो खाली समय था, उसको मैंने यूटिलाइज किया है किसी यूजफुल वर्क को करने के लिए। यही चीज हम यहाँ पे करने वाले हैं। गिव्स फ्री एनर्जी भी यही वाला कंसेप्ट है बेटा, यानी किसी सिस्टम के अंदर हम ये देखने वाले हैं जो भी एनर्जी जो बचती है, इसीलिए यहाँ पे वर्ड यूज किया जाता है फ्री एनर्जी। गिव्स एनर्जी भी बोलते हैं, लेकिन ये गिव्स फ्री एनर्जी इतनी बार बोला जाता है कि हम जहाँ पे भी यूज करते हैं वो फ्री एनर्जी वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, ऐसी एनर्जी जो अवेलेबल है किसके अंदर कन्वर्ट करने के लिए, किसी भी यूजफुल वर्क के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, गिव्स फ्री एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने पढ़ा था पहले, हम पहले पढ़ चुके हैं, जैसे हीट के बारे में। जैसे मान लीजिए हमने ये चीज पहले की है, आप करते थे डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस पी डेल वी, ये वाला एक्सप्रेशन हम पहले कर चुके हैं। ये जो डेल एच होता है, ये मैंने आपको पहले भी सिखाया, कुछ नहीं होता है, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर होता है। ठीक है, यानी कि जो हीट कंटेंट होता है किसी भी पर्टिकुलर हम ऐसे बोल सकते हैं प्रेशर के ऊपर, एक पर्टिकुलर कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, उसी को हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी बोलते हैं। तो ये क्या है, हीट है एट कांस्टेंट कांस्टेंट प्रेशर। तो हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, डेल यू हम जानते हैं कि डेल यू क्या होता है, इंटरनल एनर्जी, प्लस ये जो पी डेल वी था हमारा, ठीक है, ये वर्क था। ठीक है, ये क्या था हमारा, वर्क था। ये वर्क दो टाइप का हो सकता है बेटा। जैसे मान लीजिए हम वर्क को किस फॉर्म में पढ़ रहे थे, जब मैंने आपको पहले सिखाया था तो मैं कैसे सिखाती थी कि मान लीजिए हमारे पास ये कंटेनर है, इसके अंदर यहाँ पे गैस भरी हुई है। ठीक है, जैसे बाहर से प्रेशर कम करोगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ से जो ये अंदर वाली जो गैस है, ये वाला जो पिस्टन है, ये ऊपर की तरफ जाएगा। ये चीज हम पहले पढ़ते थे। तो जो ये पिस्टन था ये ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि इसको बोलते हैं ये एक्सपेंड हो जाएगा, है ना। तो ये कौन सा वर्क था, ये वर्क ऑफ एक्सपेंशन, वर्क ऑफ एक्सपेंशन, यानी कि ऐसा वर्क जो किस में लग रहा है, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम को चेंज करने में दिख रहा है कि भाई ये वर्क तो किया गया है। ठीक है, तो ये जो वर्क था वो दो टाइप से पढ़ेंगे हम, एक होता है वर्क ऑफ एक्सपेंशन प्लस थोड़ा बहुत, जैसे मैंने अभी बताया कि हमें लगता है कि हम सारा दिन बिजी हैं, लेकिन थोड़ा बहुत टाइम हम ऐसे जरूर लगाते हैं जो बेवजह की एक्टिविटीज में जाता है हमारा। ठीक है, उसी तरीके से थोड़ा बहुत वर्क होता है जो नॉन एक्सपेंशन का होता है।
ठीक है, यानी कि मोलिकुलर मोशन या फिर किसी भी तरीके से जो एक्स्ट्रा वर्क जो सिस्टम के अंदर हो रहा होता है, जो एक्सपेंशन का वर्क नहीं है, वॉल्यूम को चेंज नहीं करता है, ये होता है वर्क ऑफ एक्सपेंशन, जिसको हम पी डेल वी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो वर्क होता है वो होता है, एक होता है वर्क ऑफ एक्सपेंशन, एक होता है वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन। ठीक है, हम ऐसे लगा सकते हैं कि जो वॉल्यूम को चेंज करने में नहीं लगा। तो ये तो पर्टिकुलर वर्क, जैसे मैंने अभी बताया कि जैसे मैं अगर स्कूल में पढ़ाने के लिए आ रही हूँ तो वो तो मेरा पर्टिकुलर काम है, वो तो करना है ही है। तो इसका मतलब Q इज इक्वल टू डेल यू प्लस पी डेल वी, ये तो वर्क वॉल्यूम को चेंज करने वाला वर्क ऑफ एक्सपेंशन है, प्लस W क्या हो जाएगा, नॉन एक्सपेंशन, नॉन एक्सपेंशन वाला वर्क। डेल यू प्लस पी डेल वी को हम कैसे रिप्रेजेंट करवा रहे थे, डेल एच से, सिंपल है। ठीक है, ये क्या था, डेल यू प्लस पी डेल वी क्या होता है, डेल एच। तो क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकती हूँ, Q इज इक्वल टू डेल एच प्लस W नॉन एक्सपेंशन, नॉन एक्सपेंशन यानी कि ऐसा काम जो एक्सपेंशन में नहीं हुआ है, यानी कि जो एक्स्ट्रा वर्क जो हमारा बोलते हैं हम जिसको, ठीक है, नॉन एक्सपेंशन। अब यहाँ पे क्यू, जब हम किसकी बात करते हैं, कांस्टेंट प्रेशर की बात करते हैं, मोस्ट ऑफ सिस्टम्स हम कैसे लेके चलते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे कंडीशंस ये लगा देते हैं कि टेम्परेचर भी क्या है हमारा, कांस्टेंट है। यानी कि अगर हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट हो, टेम्परेचर क्या लिख दिया मैंने, कौन सी कंडीशन लगा दी, अगर हमारा टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो क्या हम ऐसे नहीं पढ़ते थे कि जो हीट है, यानी कि जो हम एंट्रोपी के बारे में पढ़ते थे, क्यू क्या होता है, क्यू वो क्या होता है, डेल एस की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिवाइडेड बाय टी, यानी कि ये कांस्टेंट टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है ये जो कि कांस्टेंट होता है। और यहाँ पे क्या हो गया, जो रिवर्सिबल, इस वजह से रिवर्सिबल सिस्टम के लिए बात करते हैं, तो वहां पे हम क्या लगा देते हैं, यहाँ पे रिवर्सिबल लगा देते हैं। तो क्या हम क्यू को चेंज कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा एक्सप्रेशन एंट्रोपी वाला था, मैंने वही वाला एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा है। एंट्रोपी वाले एक्सप्रेशन में हम देखते थे बेटा, डेल एस इज इक्वल टू क्यू बाय टी। ठीक है, तो अगर मैं क्यू को, इस टी को इधर लेके चली जाऊं तो क्या हो जाएगा, क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू टी डेल एस, ये हो जाएगा। इसका मतलब इस वैल्यू को मैं यहाँ पे रख देती हूँ इस वाले एक्सप्रेशन के अंदर। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, यानी हम ऐसे बोल रहे हैं क्यू की जगह मैंने क्या लिखा, टी डेल एस इज इक्वल टू, देखो हमारा नेक्स्ट क्या था, यहाँ पे डेल एच प्लस वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन। ठीक है, हम एज इट इज लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हमने, डेल एच, ठीक है, प्लस वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन, नॉन एक्सपेंशन, एक्सपेंशन। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा बेटा, टी डेल एस इधर आ जाए और वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन इधर चला जाए, तो क्या एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा, वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन, एक्सपेंशन, ठीक है, इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। ठीक है, और ये नेगेटिव का है ना, क्योंकि इधर गया तो ये नेगेटिव हो गया और ये गया तो इधर ये वाला नेगेटिव हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसी को हम, ठीक है, ये जो वर्क है, इसी ये जो माइनस डब्ल्यू नॉन एक्सपेंशन, डेल जी इज इक्वल टू, डेल जी एक वही, इसी के लिए क्या टर्म यूज की गई, डेल जी। ठीक है, डेल जी किसके इक्वल है, डब्ल्यू नॉन एक्सपेंशन, नॉन एक्सपेंशन। ठीक है, ठीक है, और या फिर माइनस इधर कंसिडर कर लेते, ऐसे मान लेते माइनस डेल जी इज इक्वल टू वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन, यानी कि जो एक्स्ट्रा काम है, यानी कि जो हमारी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज हैं, जो पर्टिकुलर हमें दिखती नहीं है, जो हम करते रहते हैं, उसको किसके अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है, डेल जी। तो वही वाली चीज यहाँ पे है, माइनस डब्ल्यू नॉन एक्सपेंशन को किसके किसके साथ रिप्लेस किया गया, डेल जी, इसी को गिव्स फ्री एनर्जी बोला गया। ठीक है, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। ये हमने किया कि हम कैसे डेराइव करते हैं इसी को, इसी रिएक्शन, देखो बेटा वही है, अगर आप पढ़ते हो नॉर्मली चीजों को ध्यान से अगर पढ़ते हो तो इसी चीज को थोड़ा सा इस तरीके से लिख देगा कि वो गिव्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन लिखिए। ठीक है, तो इसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, गिव्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन क्या है, इसको डेल जी डेल एच माइनस टी डेल एस,
मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जर्नल लाइफ में कैसे रिलेट करोगे और कैसे हम इस चीज को कर सकते हैं, वो चीजें मैंने आपको सिखा दिया है कि कैसे हम जो हमारा एक्स्ट्रा, जो किसी भी सिस्टम के अंदर जो एक्स्ट्रा वर्क होता है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी होता है, उसको कैसे यूजफुल वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डेल जी बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाला हो गया। तो आप इसको वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन बोल दो, या फिर माइनस डेल जी इज इक्वल टू वर्क यूजफुल लिख देते हैं। यूजफुल मतलब जैसे ऐसा काम जिस जो यूजफुल वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है उस एनर्जी के लिए। ठीक है, तो इसी को यूजफुल बोला जाता है। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है। ठीक है, तो डेल जी क्या है, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। ठीक है, कोई आपसे पूछी जर्नल एक सेंटेंस में बताइए कि गिव्स फ्री एनर्जी क्या होते हैं, तो आप बोलोगे ऐसी फ्री एनर्जी जिसको किसी यूजफुल वर्क के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, गिव्स फ्री एनर्जी बोलते हैं। किसी भी सिस्टम के अंदर ऐसी एनर्जी जिसको किसी पर्टिकुलर यूजफुल में वर्क के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। अब अगर कोई आपसे पूछ ले बेटा, देखो एक चीज ये पूछ ले, क्या ये वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन, सॉरी वर्क ऑफ एक्सपेंशन को भी यूजफुल वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो आप बोलोगे नहीं, क्योंकि ये तो बेटा पहले से ये तो काम में लगा हुआ है, हो गया, ये वाला काम में तो यूज हो रहा है, तो इसको थोड़ी ना यूजफुल वर्क में कन्वर्ट करवा सकते हैं। जैसे मैं ये कहूँ कि अगर मैं स्कूल में पढ़ाने में टाइम लगा रही हूँ, तो उसको रिप्लेस करके थोड़ी ना मैं कोई दूसरा एक्स्ट्रा काम यूजफुल में लगा सकती हूँ, वो यूजफुल थोड़ी ना है फिर। ठीक है, तो ये वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन को ही हम क्या बोलते हैं, वर्क ऑफ यूजफुल बोलते हैं। ठीक है, वर्क यूजफुल बोलते हैं, तो ध्यान रखना। ठीक है, तो ये था हमारा गिव्स फ्री है एनर्जी। अब इसी के साथ कुछ हम एक दो चीजें और बताएंगे। अब डेल जी से सारी चीजें हमारी स्टार्ट हो जाएंगी, यानी कि डेल जी के ऊपर सारी की सारी कहानी चलती है। अगर डेल जी, अब देखो स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया डेल जी है, क्यों, क्योंकि ये डेल जी दोनों चीजों को इंक्लूड करता है, डेल एच को भी और डेल एस को भी। ठीक है, यानी अगर डेल एच और डेल एस का जो बिहेवियर होगा उसके बेसिस पे डेल जी का बिहेवियर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब बताते हैं कैसे। अगर डेल जी नेगेटिव आ गया इन दोनों को मिलाने के बाद, तो वो जो काम है वो स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस मतलब जो फिजिबल है, यानी कि जो हो जाएगा। ठीक है, अपने आप से जो होता है। और डेल जी जीरो मतलब कौन सी कंडीशन है, इक्विलिब्रियम। ठीक है, और डेल जी अगर पॉजिटिव है तो बेटा वो वाला वर्क क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस, वो रिएक्शन कैसी है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, ठीक है, ये इस तरीके से। अब डेल जी कब पॉजिटिव हो सकता है, कब नेगेटिव हो सकता है, वो कैसे डिपेंड करता है, वो ये कंडीशंस आ जाती हैं। अब देखो ध्यान से देखना है, अब इस बात को ध्यान से देखना है, यहां से हम स्टार्ट करेंगे या फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, वहां पे हम एक एक चीज को एक्सप्लेन करेंगे। देखो आपको कंडीशन दे देगा, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। अगर मान लीजिए कंडीशन दे देता है डेल जी, अगर ये वाला फैक्टर, ये डिपेंड करता है कि कौन से वाला फैक्टर बड़ा है और कौन सा छोटा है। देखो अगर और डेल जी डेल एच किसके ऊपर, अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, एक्सोथर्मिक, तो बेटा उसका डेल एच क्या है, नेगेटिव। ठीक है, पहले हम कर चुके हैं इसके बारे में। अगर बोलता है रिएक्शन एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, तो उसके लिए डेल एच होता है पॉजिटिव। अब यहां से ये लगा लो, कितने ही क्वेश्चन बना लो इसी कंसेप्ट पे और इसी इक्वेशन के ऊपर। जैसे आप बताइए, ऐसे बोल सकता है फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऐसे दे सकता है फॉर एन एंडोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन, वो रिएक्शन फिजिबल हो उसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, ऐसे बोला जाएगा। देखो अब ध्यान से देखना है, अगर मान लीजिए एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इसका मतलब क्या हो गया, डेल एच तो पॉजिटिव है, डेल एच वाला पार्ट तो क्या है हमारा, ये वाला पॉजिटिव है। और ये वाला पार्ट अगर कोई ये वाला पॉजिटिव है, और डेल जी ओवरऑल क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। पॉजिटिव मान लीजिए इन द सेंस कि हम ये मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव कितना है, 50 है ना, ये क्या है 50 है। अब माइनस
टी डेल एस, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब ये वाला जो ओवरऑल फैक्टर आएगा डेल जी, अब इसके ऊपर डिपेंड करेगा बेटा। अगर ये ज्यादा बड़ा हो गया, ये वाला फैक्टर बड़ा हो गया, जैसे मान लीजिए ये 60 हो गया, ये 60 हो जाए, तो 50 माइनस 60 इज इक्वल टू -10, डेल जी कितना आ जाएगा, -10 आ जाएगा। और माइनस आने का मतलब रिएक्शन क्या है, फिजिबल हो जाएगी, है ना। इसका मतलब टेम्परेचर, अगर लेकिन दोनों कंडीशंस है ना, इससे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। देखो 50 में से अगर 60 को माइनस करते हो आप, ठीक है, तो -10 आ जाएगा। लेकिन 50 में से अगर 40 को माइनस करते हो, एक सेकंड रुकना बेटा, चार्जिंग लगानी है, एक सेकंड रुकिए। ओके देखो, अब दोनों कंडीशंस है ना, मैंने क्या बता दिया कि ये डेल एच क्या है, 50 है, डेल एच 50 है, और टी डेल एच के ऊपर डिपेंड करता है। अब इस वाले फैक्टर के ऊपर सारी बातें हैं, क्योंकि ये वाला तो पॉजिटिव बता दिया, ना कि -50 +50 बता दिया, क्योंकि रिएक्शन कैसी बोली है उसने, एंडोथर्मिक बोली है। एंडोथर्मिक का मतलब ये वाला फैक्टर पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये वाला फैक्टर अगर पॉजिटिव है तो सारी कहानी इसके ऊपर है। क्यों? क्योंकि अगर ये -60 हो गया, ठीक है, ये वाला 60 ज्यादा हो गया, तो ये -10 आ जाएगा। लेकिन अगर ये वाला फैक्टर 40 रह जाए किसी भी तरीके से, तो ये कैसा आ जाएगा, +10 आ जाएगा। तो दोनों पे कहानी मतलब अटक सकती है। या फिर ये 50 आ जाए, 50 -50, तो ये कितना हो जाएगा, 0। तो कहानी कैसे चलेगी, इसका मतलब अगर ये पॉइंट ये है कि मुझे डेल जी कब, ये मैं ये पूछ रही हूँ कि ये रिएक्शन कब स्पॉन्टेनियस होगी, तो ये रिएक्शन हाई टेम्परेचर को देखने के लिए बोल रही हूँ बेटा मैं। तो ये रिएक्शन कब स्पॉन्टेनियस हो सकती है, ये रिएक्शन, हाँ, ये ट्रम बड़ी हो, ये ट्रम बड़ी कब हो सकती है, जब टी टेम्परेचर हाई हो। तो फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन डेल जी नेगेटिव कब होगा, हाई टेम्परेचर पे। ध्यान से देखना है, किसके ऊपर, हाई टेम्परेचर के ऊपर। और डेल जी पॉजिटिव कब हो जाएगा, अगर वेरी लो टेम्परेचर कर दिया जाए। जैसे मान लीजिए टेम्परेचर को लो कर दिया, तो ये वाला फैक्टर कम रह जाएगा, और ये फैक्टर कम रह जाएगा, तो डेल जी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो लो टेम्परेचर। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से हो सकता है, रिएक्शन कब फिजिबल होगी और कब फिजिबल नहीं होगी, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, ये ध्यान रखना है। बहुत आसान सा कंसेप्ट है, लेकिन इसमें से कई तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, पॉइंट ये है, ठीक है। कोई भी कंडीशन दे सकता है, जैसे मान लीजिए बेटा, अगर आपको ये बोल दें कि किसी भी सिस्टम में डेल जी डेल एच -T डेल एस, ये बोल दें कि एंट्रोपी भी पॉजिटिव है, क्या बोल रहा है, एंट्रोपी भी पॉजिटिव है, ठीक है, इसी के ऊपर तो डिपेंड करता है, एंट्रोपी भी पॉजिटिव है, और जो ये डेल एच है वो नेगेटिव है। डेल एच कैसा है, नेगेटिव है। रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक। रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब ये वाला फैक्टर नेगेटिव है, मान लीजिए -30 हो, -40 हो, कुछ भी हो सकता है। और ये वाला फैक्टर क्या है, ये वाला टी डेल एस, ये वाला फैक्टर कैसा है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। ये वाला फैक्टर देखो, यहाँ पे अगर माइनस, ये वाला टेम्परेचर तो हमेशा पॉजिटिव होता है बेटा, ध्यान रखना, 0 केल्विन से नीचे रिएक्शन नहीं हो सकती, ठीक है। तो हमेशा टेम्परेचर तो मतलब ये कब नेगेटिव हो सकता है, ये यहाँ पे पॉजिटिव कब आ सकता है, जब ये वाला नेगेटिव, एंट्रोपी नेगेटिव हो सकती है, 0 हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, ध्यान रखना। तो अगर एंट्रोपी हमारी पॉजिटिव है और डेल एच हमेशा नेगेटिव, डेल एच नेगेटिव, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, और एंट्रोपी भी कैसी है हमारी, पॉजिटिव है, पॉजिटिव इन द सेंस -3 सॉरी +3 +4 इस तरीके से, ठीक है, कुछ भी हो सकती है। तो एंट्रोपी चेंज अगर यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ऑब्वियस सी बात है ये फैक्टर ओवरऑल नेगेटिव आएगा। मान लीजिए -20 -30 -40, तो ये हमेशा डेल जी हमेशा कैसा आएगा, उस टाइम पे उस सिचुएशन में क्या आएगा, डेल जी नेगेटिव ही आना है फॉर श्योर। तो डेल जी हमेशा नेगेटिव कब होगा, अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो और डेल एस कैसा हो, पॉजिटिव हो,
तब रिएक्शन हमेशा कैसी होगी, फिजिबल होगी, क्योंकि डेल जी हमेशा नेगेटिव ही आएगा उस केस में, ध्यान रखना। तो इस तरह से आपसे कितने भी घुमा के क्वेश्चन बन सकते हैं इस वाले टॉपिक के ऊपर, ध्यान रखना, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और कराना है मुझे, जहां से आपके एनसीईआरटी के अंदर भी क्वेश्चन है। जब हम इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर करेंगे बेटा, तो वहां पे मैं आपको के बारे में बताऊंगी। के क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ध्यान से सुनना है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जब वो सिंपल कंसंट्रेशन की बात करेगा तो के सी लिखेगा, और जब मान लीजिए रिएक्शन के अंदर जैसे मान ले ए बी गैस है और बी वाला प्रोडक्ट भी गैस है, जब गैसेस की बात करता है ना तो के पी लिख सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना। तो के सी और के पी में क्या डिफरेंस है, ये चीज आपको समझ आनी चाहिए। सिंपल सी तो तब लगाते हैं जब यहाँ पे मान लीजिए गैसेस की बजाय लिक्विड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो जब वो कंसंट्रेशन की टर्म में बात करता है, देखो दो चीजों में फर्क होता है ना, जैसे कंसंट्रेशन तो आप ऐसे मान के चलते मोल पर लीटर, और प्रेशर होता है गैस का प्रेशर, जैसे बार, कितने बार, इस तरीके से। तो जब वो पी लिखता है, ये वाला सब स्क्रिप्ट यूज करता है, तो वो प्रेशर के लिए यूज करता है, और के सी लिखता है तो वो सिंपल कंसंट्रेशन की टर्म में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। तो इस चीज से कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। जो आपको अभी मैं जो आपको एक इक्वेशन बताने वाली हूँ, उसी से सारे न्यूमेरिकल सोल्व होनी है आपकी, ठीक है। तो जब आपसे इस तरह का जैसे मान लीजिए इक्विलिब्रियम जो वाली जो सिचुएशंस होती है, उसका क्या रिलेशन होता है डेल जी से, वहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो डेल जी जैसे हम बात करेंगे तो इक्वेशन जो आपसे पूछी जाएगी वो लिखोगे आप, डेल जी इज इक्वल टू -2.303 RT लोगरिथम के, ये वाली। तो इस इक्वेशन को जब आप नोट्स बनाओ तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिख लेना, क्योंकि एनसीईआरटी के कम से कम 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन तो वैसे भी हैं इसमें से, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन लिख लेना। आर वही है गैस कांस्टेंट, सभी जानते हो। टी टेम्परेचर के बारे में बात करेगा, और के क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो जो भी आपको रिएक्शन देगा उसके बारे में आपको बताएगा कि जो भी मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मैक्सिमम क्वेश्चंस कैसे हैं, आपको के की वैल्यू बता रखी है, और डेल जी क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब लोगरिथम कैसे निकालते हैं, लोगरिथम टेबल देख के वो आपको सिखा देंगे स्कूल के अंदर, ठीक है। क्योंकि आपकी बुक्स लेके सभी बच्चों को जब कल आओगे आप स्कूल के अंदर, तो बुक्स जरूर लेके आनी बेटा। उनके अंदर लास्ट में लोगरिथम टेबल है जिसकी हेल्प से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो वो चीजें वो लेके आनी है आपको। फिर हम आपको सिखाएंगे लोगरिथम और एंटी लोगरिथम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो अब यहां तक हो गया हमारा। अब मान लीजिए आपसे जो दूसरा जो रिएक्शन दिया जाता है, एक चीज को और ध्यान रखना है कि जो डेल जी नोट की अगर हम बात करते हैं, देखो दो चीजें होती हैं, डेल जी और एक होता है डेल जी नोट, ठीक है। फर्क वही रहेगा, जब हम स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो डेल जी नोट लिखते हैं, और जब हम नॉर्मल की बात करते हैं, ठीक है, तो मतलब किसी भी कंडीशंस पे बात करते हैं तो वो डेल जी होता है। तो यहाँ पे जो हम लिखेंगे वो होता है डेल जी नोट, ठीक है। ये ध्यान रखना, डेल जी नोट जो स्टैंडर्ड कंडीशंस की अगर हम बात करते हैं, ठीक है। तो इतनी बात अगर आपको समझ आ गई है तो नेक्स्ट क्वेश्चन करवा देते हैं इससे रिलेटेड। जैसे आपको जब आपका क्वेश्चन आएगा, डेल जी कैलकुलेट करना है, यहाँ पे ये क्वेश्चन दे रखा है, कैलकुलेट करना है, डेल जी नोट आपको फाइंड आउट करना है। रिएक्शन आपको दे रखी है 3/2 O2 गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है आपका O3 गैसियस फॉर्म में, ठीक है। टेम्परेचर दे रखा है एट 298 केल्विन, वही है स्टैंडर्ड की बात करें 298 केल्विन, और Kp की वैल्यू आपको दे रखी है। तो बताया था बेटा प्रेशर कब लिखा जाता है, ये प्रेशर के लिए रिप्रेजेंट करवाते हैं हम। वो दे रखा है 2.47 × 10⁻⁻29 इस तरीके से।
तो इक्वेशन सिंपल है, आपको टेम्परेचर दे रखा है, आर की वैल्यू आपको पता होती है, के की वैल्यू आपको यहाँ पे दे रखी है, आपको क्या फाइंड आउट करना है इस रिएक्शन के अंदर, डेल जी नोट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लोगरिथम, अब मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखूंगी तो कैसे होगा, डेल जी नोट इज इक्वल टू -2.303 आर टी लोगरिथम ऑफ किसका, हम किसके लिए निकालेंगे, 2.47 इंटू 10 की पावर -29। तो ये वाली चीज है हमारे पास। अब हमें इसका लोगरिथम निकालना है, तो ये इतनी बड़ी टर्म का लोगरिथम हम कैसे निकालेंगे वो कल हम सीखेंगे। ठीक है, बाकी आप सारी चीजें ये आर और टी की वैल्यू पुट करके, आपको पता है ना कि आर की वैल्यू क्या लिखते हैं हम, 8.314 किलो जूल पर मोल है ना, जूल पर केल्विन पर मोल, सॉरी, है ना वो वाला, और टी का आपको दे रखा है 298। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, यहाँ पे वैल्यूज पुट करके डेल जी नोट की वैल्यू आप क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, ये हो गया जब हम किसके बारे में बात करते हैं, डेल जी, और डेल जी के लिए कंडीशंस क्या है बेटा, वो मैंने आपको बता दिया कि कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगी, जब डेल जी क्या होगा, नेगेटिव होगा, है ना, और अगर डेल जी 0 है तो इक्विलिब्रियम, और डेल जी अगर पॉजिटिव है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। अब आ जाता है हमारा लास्ट टॉपिक जो है, दैट इज द थर्मोडाइनामिक, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स। ठीक है, जब हम थर्ड लॉ की बात करेंगे थर्मोडाइनामिक्स की, हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड जो लो था वो हमने पढ़ा है, थर्ड के बारे में हम पढ़ते हैं। देखो फर्स्ट वाले में हमने डेल यू के बारे में बात करते हैं, इंटरनल एनर्जी के बारे में बात करते हैं। सेकंड के बारे में हम डेल एस के बारे में बात करते हैं, किस में, जब हम नॉर्मल कंडीशंस के अंदर बात करते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए, डेल एस अगर पॉजिटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं हो, सॉरी स्पॉन्टेनियस होगी। ठीक है, एस क्या है, एंट्रोपी, और एंट्रोपी पॉजिटिव होनी चाहिए किसी भी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होने के लिए, तो वो सेकंड लॉ में हमने पढ़ा। अब हम थर्ड लॉ की बात करते हैं। थर्ड लॉ के बारे में हमें ज्यादा नहीं बताना है, सिर्फ हमें डेफिनेशंस पढ़नी है। जब हम किसकी बात करते हैं, किसी भी सिस्टम की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए हम आइस की बात करते हैं या फिर किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम की बात करते हैं, अगर कोई भी हमारे पास अगर सिस्टम है, अगर वो एब्सोल्यूट जीरो पे है, एब्सोल्यूट जीरो के ऊपर है, तो एब्सोल्यूट जीरो का मतलब क्या है, एब्सोल्यूट जीरो यानी कि 0 केल्विन, ध्यान से सुनना बेटा, 0 केल्विन को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं। ठीक है, यानी किसी भी सिस्टम की एंट्रोपी एब्सोल्यूट जीरो के ऊपर क्या होती है, जीरो होती है, यानी कि कोई रेंडमनेस नहीं होती, ध्यान रखना, दोबारा सुन लो, एब्सोल्यूट जीरो के ऊपर, एब्सोल्यूट जीरो के ऊपर एंट्रोपी, हर एंट्रोपी क्या होती है, जीरो होती है। एंट्रोपी जीरो मतलब रेंडमनेस बिल्कुल जीरो, है ना, जब कोई सिस्टम एब्सोल्यूट जीरो पे होता है तो उसकी एंट्रोपी जीरो हो जाती है। ये है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स, यानी कि कोई भी मोशन नहीं होती, सीज हो जाती है, मोशन सीज हो जाती है, मोशन बिल्कुल रुक जाती है। ठीक है, तो ये जो होता है ये थर्ड लॉ, क्योंकि अगर हम एब्सोल्यूट जीरो वो मिनिमम टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर स्केल की बात करते हैं तो जो टेम्परेचर स्केल जो होता है बेटा, वो जैसे -4 डिग्री सेल्सियस आपने पढ़ा होगा, -3 डिग्री सेल्सियस आपने पढ़ा होगा, है ना, ये वाली चीज। तो डिग्री सेल्सियस तो माइनस में, एब्सोल्यूट जीरो को आप 0 केल्विन बोल लो या -273। ठीक है, जो हम किसके सेंस में बात करेंगे, डिग्री सेल -0.27 है ना, डिग्री सेल्सियस, ये वाली चीज चाहे ये मान लो। ठीक है, डिग्री सेल्सियस में तो माइनस में हो सकता है, लेकिन केल्विन, इससे 0 केल्विन से कभी भी -1 केल्विन टेम्परेचर हो ही नहीं सकता, ध्यान रखना बेटा, क्योंकि उस टाइम पे वॉल्यूम जीरो हो जाता है, ध्यान इस चीज को सुन लो। तो एब्सोल्यूट जीरो के ऊपर किसी भी सिस्टम की जो एंट्रोपी है वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो ये है हमारा थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स। इसके अंदर रेजिड कई सारी चीजें और होती हैं जो आपकी हायर लेवल के अंदर, यानी कि जब हम बात करेंगे बीएससी वगैरह करोगे तो आप थर्ड लॉ के बारे में आगे पढ़ते हो। यहाँ अपने जो 11th स्टैंडर्ड है उसके अंदर सिर्फ इतना ही है, आपको ये चीजें सारी एक्सप्लेन करनी है।